हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर सब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन की यूनिट 2 को। लास्ट वीडियो में हमने यूनिट फर्स्ट को पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हम इस वीडियो के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम इस वीडियो में पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। सिलेबस में हमारे पास है टेक्निकल कम्युनिकेशन की फॉर्म्स कौन कौन सी हैं। उसके बाद हम टेक्निकल रिपोर्ट को पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन, उसकी इंपॉर्टेंस के साथ। फिर हम थीसिस और प्रोजेक्ट राइटिंग पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसका इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सिनॉप्सिस राइटिंग क्या होती है, उसके मेथड्स कौन कौन से होते हैं, टेक्निकल रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं, उसकी मेथड्स कौन कौन से, उसके स्टाइल्स कौन कौन से हैं, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस पेपर राइटिंग कैसे की जाती है, की नोट स्पीच क्या होती है। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखेंगे, समराइजेशन देखेंगे, एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर का, थीम क्लैरिटी समझेंगे, 7 C's पढ़ेंगे हम इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग के, कंक्रीटनेस, कंप्लीटनेस, क्लैरिटी, कंसाइजनेस, कॉटसी, करेक्टनेस, कंसिडरेशन। ये सब हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपके अगले 30 से 40 मिनट जो है, मैं चाहूंगा आप ढंग से पढ़िएगा, बिना कुछ इधर उधर जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि टेक्निकल रिपोर्ट क्या होता है। तो टेक्निकल रिपोर्ट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो कि प्रेजेंट करता है फैक्ट्स को, एनालिसिस को, डिसीजंस को और रिकमेंडेशंस को बेस्ड ऑन कलेक्टेड डेटा। ठीक है, टेक्निकल रिपोर्ट नाम से पता चल रहा होगा, यानी कि एक ऐसी रिपोर्ट जिसके अंदर टेक्निकल फैक्ट्स हो, टेक्निकल एनालिसिस हो, टेक्निकल डिसीजंस हो और टेक्निकल रिकमेंडेशन हो बेस्ड ऑन द कलेक्टेड डेटा। टेक्निकल रिपोर्ट को ज्यादातर यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में, बेसिकली बाय इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट, जिससे कि वो जो रिपोर्ट है उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर पाए या एड कर पाए। अब इंजीनियर्स के ये टेक्निकल रिपोर्ट का क्या यूज है? तो बेसिकली इंजीनियर्स के लिए इसका यूज ये है कि ये शोकेस करता है इंजीनियर्स की कॉम्पिटेंस को और उनके काम को, हेल्प करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में और डिसीजन मेकिंग में, मेजर करता है प्रोग्रेस को और सक्सेस को प्रोजेक्ट्स के, और वैल्यूएबल फीडबैक भी प्रोवाइड करता है इंजीनियर्स को फॉर इम्प्रूवमेंट। तो ये सारे रोल्स और इम्पोर्टेंस होती है टेक्निकल रिपोर्ट की इंजीनियर्स के लिए। अब स्ट्रक्चर क्या होता है टेक्निकल रिपोर्ट का? ठीक है, तो फर्स्ट उसके अंदर एक ट्रांसमिटल करस्पॉन्डेंस होना चाहिए, यानी कि एक लेटर होना चाहिए जो कि इंट्रोड्यूस करे रिपोर्ट को, मेंशन करे उसके पर्पस को, स्कोप को और एक्नॉलेजमेंट को। उसके बाद एक टाइटल पेज होना चाहिए जिसके अंदर रिपोर्ट का टाइटल हो, ऑथर का नाम हो जो लिख रहा है, डेट हो कब लिखी गई है, रेसिपिएंट्स का डिटेल्स हो जहाँ पे वो भेज रहा है, और रिपोर्ट नंबर हो अगर एप्लीकेबल है। तीसरा, उसके अंदर टेबल ऑफ कंटेंट्स होना चाहिए। टेबल ऑफ कंटेंट्स मानी कि सारे सेक्शंस जो हैं, सब सेक्शंस जो हैं, वो सब लिस्टेड होने चाहिए ताकि इजीली नेविगेट कर पाए हम। फोर्थ है इसके अंदर समरी और एब्स्ट्रैक्ट। ये एक ब्रीफ ओवरव्यू होता है, ये एक ब्रीफ ओवरव्यू होता है पर्पस का, फाइंडिंग्स का और रिकमेंडेशन का, समरी। उसके बाद है इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन में हम एक्सप्लेन करते हैं बैकग्राउंड को, क्यों लिख रहे हैं, उसके पर्पस को, उसके स्कोप को रिपोर्ट के। ठीक है, सिक्स्थ में हम डिस्कशन करते हैं, यानी कि ये मेन बॉडी होता है। डिस्कशन में मेन बॉडी होता है जिसके अंदर डेटा होता है, एनालिसिस होता है और फाइंडिंग्स होती हैं। साथ लास्ट में होता है कंक्लूजन जो कि समराइज करता है सारे की पॉइंट्स को, रिजल्ट्स को। ठीक, अगला है डिफरेंस क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट और समरी का। तो बेस्ड ऑन पर्पस हम अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो एक ब्रीफ आइडिया देता है रिपोर्ट की ऑब्जेक्टिव्स का। एब्स्ट्रैक्ट क्या करता है? ये ब्रीफ आइडिया देता है रिपोर्ट के ऑब्जेक्टिव्स का। लेकिन समरी क्या करता है? समरी सारे के सारे मेजर पॉइंट्स जो हैं रिपोर्ट के, उन सबको कवर करता है। ठीक है, कंटेंट के बेसिस पे इन दोनों में डिफरेंशिएशन करें तो एब्स्ट्रैक्ट जो होता है उसके अंदर पर्पस होता है और की फाइंडिंग्स होती हैं, लेकिन समरी के अंदर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होता है और फाइंडिंग्स होती हैं। ठीक है, कंटेंट में अगर हम कंटेंट के बेसिस पर, कंटेंट के एस्पेक्ट पर एब्स्ट्रैक्ट और समरी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर पर्पस और की फाइंडिंग्स होती हैं, समरी के अंदर डिटेल्ड एक्सप्रेशन होता है फाइंडिंग का, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। एब्स्ट्रैक्ट की लेंथ के बेसिस पर डिफरेंशिएट करें तो एब्स्ट्रैक्ट छोटा होता है और समरी थोड़ी लॉन्गर जाती है। एग्जाम्पल, रिपोर्ट एनालिसिस जो होता है वो ब्रिज करता है सेफ्टी और सजेस्ट करता है इंप्रूवमेंट्स को। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्या लिखेंगे हम? एब्स्ट्रैक्ट का एग्जांपल क्या है? दिस रिपोर्ट एनालिसिस ब्रिज सेफ्टी एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स। समरी के एग्जांपल मिलेंगे कि दिस रिपोर्ट एग्जामिन्स ब्रिज सेफ्टी, आइडेंटिफाई की रिस्क, रिकमेंड्स मेंटेनेंस स्टडीज।
यानी कि ये ज़्यादा बड़े पॉइंट्स समरी के अंदर होते हैं और कुछ ब्रीफ आइडिया जो होता है रिपोर्ट के ऑब्जेक्टिव का वो होता है एब्स्ट्रैक्ट के अंदर। एक टेक्निकल रिपोर्ट जो होती है वो प्रिसाइज होनी चाहिए, वेल स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। प्रिसाइज मतलब छोटी, टू द पॉइंट, क्लियर होनी चाहिए, जिससे कि हम इंश्योर कर पाए इफेक्टिव कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग को। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नोट्स के लिए आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जाके देख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप टेलीग्राम पे बता दीजिएगा, टेलीग्राम पे मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, तो दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। अगला है टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स कौन कौन सी होती हैं। अब समझे, सबसे पहले समझेंगे रिपोर्ट क्या होता है। तो रिपोर्ट एक स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर फैक्ट्स होते हैं, फाइंडिंग्स होते हैं और रिकमेंडेशंस होते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। रिपोर्ट जो होती है वो वेरी करती है प्रेजेंटेशन के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से, नेचर के हिसाब से, पर्पस के हिसाब से और टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से। तो इन्हीं बेसिस के ऊपर, इन्हीं चीजों के ऊपर बेस करके हम क्लासिफिकेशन करेंगे रिपोर्ट्स का। अब हम समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स को। सबसे पहला है बेस्ड ऑन प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन के बेसिस पे हमारे पास दो टाइप्स की रिपोर्ट होती हैं, एक होती है ओरल रिपोर्ट्स, एक होती है रिटन रिपोर्ट्स। ओरल रिपोर्ट्स वो होती हैं जो कि वर्बली डिलीवर की जाती हैं, यानी कि बोल के जो बताई जाती हैं, और इनको क्विक अपडेट्स की तरह यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्रोजेक्ट स्टेटस जो है जब उनको मॉर्निंग में अपडेट किया हो, ठीक है। रिटर्न रिपोर्ट्स क्या होती हैं, ये परमानेंट रिकॉर्ड्स होते हैं जिनको कि डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए रिसर्च रिपोर्ट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेंड्स। ओरल जो कि वर्बली बोली जाएगी या डिलीवर की जाएगी, रिटर्न रिपोर्ट्स एक जो कि लिख के भेजी जाएंगी या परमानेंट रिकॉर्ड्स होंगे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए। दूसरा है लेंथ के बेसिस पे जब हम क्लासिफाई करेंगे रिपोर्ट्स को, तो दो टाइप की रिपोर्ट्स आती हैं, शॉर्ट रिपोर्ट्स एंड लॉन्ग रिपोर्ट्स। तो शॉर्ट रिपोर्ट जो होती हैं वो ब्रीफ होती हैं, छोटी होती हैं और फोकस्ड होती हैं, और इनको लेटर या मेमो फॉर्म में लिखा जाता है। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि कंप्लेंट रिपोर्ट जो होती है वो शॉर्ट रिपोर्ट होती है, ठीक है। लॉन्ग रिपोर्ट्स के बारे में बात करें तो ये डिटेल्ड होती हैं और रिसर्च बेस्ड होती हैं, और इनके लिए हमको एक्सटेंसिव एनालिसिस की रिक्वायरमेंट होती है। इसका एग्जांपल क्या है, कोई भी थीसिस रिपोर्ट ऑन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये इसका एग्जांपल हो सकती है। अगला है नेचर के बेसिस पे। हम नेचर के बेसिस पे भी हम दो टाइप्स में रिपोर्ट्स को क्लासिफाई करते हैं। पहली होती है फॉर्मल रिपोर्ट्स, दूसरी होती है इनफॉर्मल रिपोर्ट्स। फॉर्मल रिपोर्ट जो होती हैं वो वेल स्ट्रक्चर्ड होती हैं, डेप्थ में होती हैं और एक फिक्स्ड फॉर्मेट को फॉलो करती हैं क्योंकि वो फॉर्मल है। एग्जाम्पल है टेक्निकल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो कि किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी को हम भेजेंगे या सबमिट करेंगे, वो फॉर्मल होगी क्योंकि यहाँ पे हम एक फिक्स्ड फॉर्मेट को फॉलो कर रहे होंगे। इनफॉर्मल रिपोर्ट्स होती हैं जो कि स्ट्रक्चर्ड कम होती हैं थोड़ी सी, और इनको हम इंटरनल कम्युनिकेशंस में यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है एक मेमो रिपोर्ट जो कि अपडेट कर रही है मैनेजमेंट को या सेल्स की परफॉर्मेंस को किसी भी कंपनी की, ठीक है। पर्पस के बेसिस पे भी हम दो टाइप्स में हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं रिपोर्ट्स को। एक होती हैं इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स, एक होती है एनालिटिकल रिपोर्ट्स। इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स वो होती हैं जो कि फैक्ट्स को प्रोवाइड करती हैं बिना एनालिसिस के, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट जो कि समराइज कर रही है की डिस्कशंस को और फैक्ट्स को। इन्फॉर्मेशन मतलब जो इन्फॉर्मेशन दे रही है रिपोर्ट। एनालिटिकल मतलब इनके अंदर फैक्ट्स होंगे, एनालिसिस होंगे, रिकमेंडेशंस होंगी। जैसे इसका एग्जांपल एक मार्केट की रिसर्च रिपोर्ट जो कि तैयार की जाती है किसी भी न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले। फिफ्थ है टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पे भी हम रिपोर्ट्स को क्लासिफाई करते हैं। एक होती है रूटीन या पीरियोडिक रिपोर्ट्स, एक होती है स्पेशल रिपोर्ट्स। रूटीन या पीरियोडिक रिपोर्ट जो होती हैं वो रेगुलरली सबमिट की जाती हैं ताकि प्रोग्रेस को ट्रैक करा जा सके। जैसे कि मंथली सेल्स रिपोर्ट हो गई किसी डिपार्टमेंट की, प्रोग्रेस रिपोर्ट हो गई, या एम्प्लॉय परफॉर्मेंस रिपोर्ट हो गई। ये रूटीन या पीरियोडिक रिपोर्ट्स होती हैं। फिर आती हैं स्पेशल रिपोर्ट्स जो कि किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन या प्रॉब्लम के लिए ही क्रिएट की जाती हैं। जैसे इंक्वायरी रिपोर्ट ऑन वर्क प्लेस एक्सपीरियंस या फेजिबिलिटी रिपोर्ट्स फॉर ए न्यू फैक्ट्री, ठीक। इस तरीके से हमने टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स पढ़ लिया है। तो रिपोर्ट जो होते हैं वो क्रूशियल रोल प्ले करते हैं डिसीजन मेकिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, प्रोग्रेस ट्रैकिंग में, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज के अंदर। और राइट टाइप की रिपोर्ट को चूज करने से हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाते हैं और हमारे एक्शंस थोड़े से अच्छे हो जाते हैं। तो बेसिकली ये था रिपोर्ट, जो कि एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, रिकमेंडेशन होती है, आइडियाज होते हैं, मतलब ये सब रिपोर्ट होते हैं। तो हमारे पास 10 टाइप्स की रिपोर्ट्स हमने पढ़ ली हैं। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अगला है कि एक अच्छी रिपोर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। एक अच्छा रिपोर्ट या वेल स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट जो होता है उसके अंदर क्लैरिटी होती है, उसके अंदर एक्यूरेसी होती है, उसके अंदर इफेक्टिवनेस होती है कम्युनिकेशन के अंदर, यानी कि वो क्लियर होगी, वो एक्यूरेट होगी। की फीचर्स क्या है गुड रिपोर्ट के, तो पहला है प्रिसीजन।
यानी कि वो क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए और अपने पर्पस के ऊपर फोकस करे। यानी कि बेसिकली उस रिपोर्ट को बनाने का पर्पस क्या है, उसको जब वो क्लियरिटी के साथ सामने लाएगी रिपोर्ट, तो वो अच्छी रिपोर्ट मानी जाती है। एग्जाम्पल कि प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस के अलावा हम ये कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट जो है, जैसे इंस्टेड ऑफ सेइंग द प्रोजेक्ट इज प्रोग्रेसिंग, वी कैन से द प्रोजेक्ट इज 75% कंप्लीट। यानी कि ये क्लियर और कंसाइज है कि कितनी कंप्लीट है। प्रोग्रेसिंग मतलब पता थोड़ी है कि 10% भी प्रोग्रेस कर रही हो, 30% भी प्रोग्रेस कर रही हो, लेकिन जब हम उसका एक पर्टिकुलर नंबर दे देते हैं कि इट इज प्रोग्रेसिंग एट 75% या वो 75% कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हम उसका प्रेसिजन दे रहे हैं। दूसरी चीज है फैक्चुअल, यानी कि वो वेरीफाइड डेटा और एविडेंस के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। यानी कि उसके अंदर रिसर्च की फाइंडिंग्स होनी चाहिए, सर्वेज होने चाहिए, रेफरेंसेस होने चाहिए, ताकि हम जो क्लेम कर रहे हैं हमारी रिपोर्ट के अंदर वो सपोर्टेड हों। तीसरी चीज उसके अंदर रिलेवेंस होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर केवल इसेंशियल और रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एग्जाम्पल, एक फाइनेंशियल रिपोर्ट जो होती है उसमें फोकस किया जाना चाहिए प्रॉफिट्स पे, लॉस पे, ग्रोथ ट्रेंड्स पे, और अवॉइड किए जानी चाहिए अननेसेसरी डिटेल्स को, यानी कि रिलेवेंट होनी चाहिए। फिर रीडर ओरिएंटेड होती है एक अच्छी रिपोर्ट, क्योंकि वो लिखी ही इसलिए जाती है ताकि जो रीडर्स का पर्सपेक्टिव है उसके दिमाग में, ठीक है, वो फुलफिल हो जाए। तो रीडर ओरिएंटेड मतलब इट शुड बी रिटन विद द रीडर्स पर्सपेक्टिव। एग्जाम्पल, एक टेक्निकल रिपोर्ट जो कि इंजीनियर्स के लिए है, उसके पास उसके अंदर टेक्निकल टर्म्स होने चाहिए, लेकिन एक बिजनेस रिपोर्ट के अंदर सिंपल लैंग्वेज यूज की जानी चाहिए। अगला है ऑब्जेक्टिव रिकमेंडेशन, तो वो फैक्ट बेस्ड होनी चाहिए और ओपिनियन बेस्ड नहीं होनी चाहिए। तो ये की फीचर्स हैं गुड रिपोर्ट के। पहले तो वो प्रिसीजन, उसके अंदर प्रिसीजन होना चाहिए, वो फैक्चुअल होनी चाहिए, वो रेलेवेंट होनी चाहिए, वो रीडर ओरिएंटेड होनी चाहिए, और उसके अंदर ऑब्जेक्टिव रिकमेंडेशन होने चाहिए जो कि फैक्ट बेस्ड हो, ना कि ओपिनियन बेस्ड। एग्जाम्पल, स्विचिंग टू सोलर एनर्जी विल रिड्यूस कॉस्ट बाई 20%। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट जैसे हम कोई सेंटेंस बोल रहा है कि बंदा एक, आई थिंक सोलर एनर्जी इज अ गुड आइडिया, ठीक है, ये तो उसका पर्सनल ओपिनियन है ना। लेकिन अगर फैक्ट बेस्ड के हिसाब से बात करें कि अगर सोलर एनर्जी पे हम स्विच करते हैं तो हमारी जो कॉस्ट है वो 30% रिड्यूस हो जाएंगी। तो ये रिकमेंडेशन है, ऑब्जेक्टिव रिकमेंडेशन फैक्ट के साथ। फिर वो सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में होनी चाहिए, यानी कि हमको अननेसेसरी या ऐसे टेक्निकल टर्म्स को यूज नहीं करना चाहिए जो कि अननेसेसरी हो, ठीक है। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ यूटिलाइज द अपार्टस, हम कह सकते हैं कि यूज द टूल। उसके अंदर ब्रेविटी होनी चाहिए, यानी कि वो ब्रीफ होनी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए, छोटी हो लेकिन कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती हो, और उसके अंदर कोई भी अननेसेसरी रिपीटिशन ना हो। एग्जाम्पल, हम समराइज करें की पॉइंट्स को इंस्टेड ऑफ राइटिंग लॉन्ग एक्सप्लेनेशंस। फिर उसके अंदर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी होनी चाहिए, क्योंकि एरर्स जो होते हैं ग्रामेटिकल वो डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं रीडर्स को और उनकी क्रेडिबिलिटी रिड्यूस हो सकती है। प्रॉपर ग्रामर होनी चाहिए, पंक्चुएशन होनी चाहिए, अच्छी तरीके से फॉर्मेटिंग यूज की जानी चाहिए। फिर उसके अंदर स्पेशल फॉर्मेटिंग और इलस्ट्रेशंस होने चाहिए, लाइक चार्ट्स, टेबल्स, डायग्राम्स या रेफरेंसेस होने चाहिए जो कि इंप्रूव कर देता है क्लैरिटी को। और एक सेल्स रिपोर्ट जिसके अंदर बार ग्राफ का यूज किया जाएगा, वो रेवेन्यू ट्रेंड्स को अच्छी तरीके से शोकेस कर पाएगी रेदर देन अगर हम उसको लिख के भेज दें। फिर उसके अंदर होमोजिनिटी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम रिपोर्ट बनाते हैं तो एक मेन टॉपिक होना चाहिए जिसके ऊपर पूरा का पूरा लॉजिकल फ्लो हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक मार्केटिंग रिपोर्ट हम बना रहे हैं तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज और परफॉर्मेंस लिखी जानी चाहिए, मार्केटिंग परफॉर्मेंस को कवर करती हो, ना कि किसी आलतू फालतू चीज को, ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। अगला है फ्रंट मैटर क्या होता है और बैक मैटर क्या होता है रिपोर्ट के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारी जो रिपोर्ट होती है उसको हम 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है फ्रंट मैटर, फिर होती है हमारे पास मेन बॉडी, और फिर आता है बैक मैटर। तो फ्रंट मैटर जो होता है वो रिपोर्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए काम आता है, लेकिन बैक मैटर जो होता है वो सपोर्टिंग डिटेल्स देता है। फ्रंट मैटर यानी कि इंट्रोडक्शन और नेविगेशन के लिए काम आता है। फ्रंट मैटर के अंदर कवर पेज होता है जिसमें कि वो ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा होता है। कवर पेज में टाइटल इंक्लूड होता है, कंपनी का नाम इंक्लूड होता है, ऑथर का नाम इंक्लूड होता है, डेट इंक्लूड होती है और रिलेवेंट इमेजेस इंक्लूड हो रही होती हैं। उसके बाद आता है टाइटल पेज जो कि फ्रंट मैटर का हिस्सा होता है। ये भी सिमिलर होता है कवर पेज की, लेकिन इसके अंदर ज्यादा डिटेल्स होती हैं क्योंकि इसके अंदर रिपोर्ट का नंबर इंक्लूड हुआ होता है, ऑथर का कॉन्टेक्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स होती हैं, सुपरवाइजर का नाम होता है। फिर आता है एग्जीक्यूटिव समरी। ये एक शॉर्ट समरी होती है रिपोर्ट की,
जो कि हेल्प करती है रीडर्स को क्विकली अंडरस्टैंड कि बेसिकली इसकी की फाइंडिंग्स क्या है, उसकी रिलेवेंस क्या है। इसके अंदर हम चार्ट्स और ग्राफ्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं बेटर विजुअलाइजेशन के लिए। फिर फोर्थ चीज होती है टेबल ऑफ कंटेंट्स फ्रंट मैटर में, जो कि प्रोवाइड करते हैं इजी नेविगेशन को। यानी कि हम टेबल ऑफ कंटेंट्स में सेक्शंस को लिस्ट करेंगे, सब सेक्शंस को लिस्ट करेंगे, टेबल्स को लिस्ट करेंगे और फिगर्स को लिस्ट करेंगे विद पेज नंबर्स। जैसे आप देखते हैं ना कि आप रिपोर्ट बनाते हैं कॉलेजेस में, तो सबसे टेबल ऑफ कंटेंट्स लिख रहे होते हैं, तो वहां पे आप ये लिखते हैं कि इस पेज नंबर पे हमने ये चीज लिख रखी है, इस पेज नंबर पे ये है। जैसे कि हम इजीली, जब कोई टीचर उसको देखना चाह रहा है कि एक पर्टिकुलर चीज देखनी है उसको, तो वो देख लेगा कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो कितने पेज नंबर पर है। तो ये फ्रंट मैटर होता है जिसके अंदर इंट्रोडक्शन और नेविगेशन पर फोकस किया जाता है। दूसरा है बैक मैटर। ठीक है, बैक मैटर के अंदर सपोर्टिंग डिटेल्स होती हैं और रेफरेंसेस होते हैं। बैक मैटर में अपेंडिक्स आता है जिसके अंदर एक्स्ट्रा मटेरियल होता है जो कि सपोर्ट करता है रिपोर्ट को, बट इज नॉट इसेंशियल इन द मेन बॉडी। एग्जाम्पल, अपेंडिक्स में रॉ डेटा लिख सकते हैं, क्वेश्चनरीज लिख सकते हैं, कैलकुलेशंस डाल सकते हैं, एक्सटेंडेड टेबल्स डाल सकते हैं। दूसरा बैक मैटर में होता है रेफरेंसेस, यानी कि हम सोर्सेज को साइट कर सकते हैं जो कि यूज किए हैं रिपोर्ट्स के अंदर। इसके अंदर हम बुक का रेफरेंस, यानी कि रेफरेंसेस में क्या लिखते हैं, रेफरेंस में वो चीजें लिखते हैं जो कि जहां से हमने ये रिपोर्ट बनाई है, ठीक है, जहां से हमने रेफरेंस लेके ये पूरी की पूरी रिपोर्ट बनाई है। या तो हमने बुक पढ़ के ये रिपोर्ट बनाई होगी, या रिसर्च पेपर पढ़ के, या आर्टिकल्स को पढ़ के, या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के। तीसरी होती है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी के अंदर रिलेवेंट मटेरियल्स होते हैं जो कि डायरेक्टली साइटेड नहीं है, जो कि हेल्प करते हैं रीडर्स को फाइंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन द टॉपिक। ठीक है, फिर आती है ग्लोसरी, जो कि डिफाइन होता है टेक्निकल टर्म्स को, डिफाइन करता है टेक्निकल टर्म्स को फॉर नॉन एक्सपर्ट रीडर्स। ग्लोसरी में हम वो टेक्निकल टर्म्स को लिखते हैं जो कि नॉन एक्सपर्ट रीडर्स नहीं समझ पाएंगे। इसका एग्जांपल क्या है कि एक एआई रिपोर्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे टर्म्स जैसे कि न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है। यदि ऐसे ऐसे टर्म्स यूज करेंगे तो उनको हम ग्लोसरी के अंदर डालते हैं। फिफ्थ, इंडेक्स। ये कीवर्ड लिस्ट होती है जो कि हम क्विकली यूज की जाती है स्पेसिफिक टॉपिक्स को लोकेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ रीडर वांट्स टू फाइंड डेटा सिक्योरिटी, अगर किसी बंदे को डेटा सिक्योरिटी पढ़नी है, ठीक है, तो वो चेक करेगा इंडेक्स को कि डेटा सिक्योरिटी टॉपिक कहाँ पर है, उसका रिलेवेंट पेज नंबर कहाँ पर है। कंक्लूजन की बात करें तो फ्रंट मैटर हेल्प करता है इंट्रोडक्शन में और गाइड करता है रीडर को, लेकिन बैक मैटर प्रोवाइड करता है एडिशनल रिसोर्सेज, रेफरेंसेस, एक्सप्लेनेशंस। दोनों ही सेक्शंस एनहेंस करते हैं क्लैरिटी और यूजफुलनेस को किसी भी रिपोर्ट के। तो ये दोनों ही जरूरी हैं और दोनों ही पार्ट हैं रिपोर्ट के। अगला है थीसिस और प्रोजेक्ट राइटिंग क्या होता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे थीसिस राइटिंग क्या होती है। तो थीसिस एक डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट होती है जो कि एक्सप्लोर करती है किसी भी प्रॉब्लम को एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर। इसके अंदर इंक्लूड होती है एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑन द टॉपिक। ठीक है, फिर उसके बाद हम लिखते हैं रिसर्च जो हमने कंडक्ट की है और उससे हमको क्या मिला है उन चीजों को, यानी कि रिसर्च कंडक्टेड एंड इट्स फाइंडिंग्स। तीसरा, इंटरप्रिटेशन करते हैं हम रिजल्ट्स का और फ्यूचर रिसर्च, यानी कि फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शंस का। तो थीसिस राइटिंग में जो होती है वो क्लियर होनी चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए और एक्सेसिबल होनी चाहिए रीडर्स के लिए जो कि अनफेमिलियर है टॉपिक से। ठीक है, थीसिस राइटिंग की डिजिटल कॉपीज जो होती हैं वो ऑफिशियसली या ऑफन स्टोर की जाती है यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरीज में फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। ठीक है, थीसिस राइटिंग क्या होती है, एक डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट होती है जो कि एक्सप्लोर कर रही होती है एक पार्टिकुलर फील्ड के एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम को। इसके अंदर हम एग्जिस्टिंग नॉलेज डाल रहे होते हैं रिपोर्ट की, और फिर हम रिसर्च जो कंडक्ट कर रही है उसकी जो फाइंडिंग्स मिली हैं वो लिखते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है थीसिस राइटिंग की, तो ये क्लैरिटी और फोकस देता है, यानी कि एक वेल डिफाइंड थीसिस जो होती है वो हेल्प करती है आइडियाज को ऑर्गेनाइज करने में और लॉजिकल फ्लो को मेंटेन करने में। ये गाइडेंस की तरह काम आती है राइटर्स और रीडर्स के लिए, क्योंकि ये गाइड करती है राइटर को कि वो टॉपिक पे ही रहे लिखते समय, और रीडर को प्रिपेयर करती है कि वो क्या सीखने वाले हैं इस रिसर्च थीसिस से या थीसिस से। फिर फाउंडेशन फॉर फर्दर रिसर्च। तो थीसिस राइटिंग जो होती है वो फाउंडेशन होती है फर्दर रिसर्च की, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग थीसिस जो होती है वो फ्यूचर में जो रिसर्चेस आने वाले हैं उनको हेल्प करेगी बाय प्रोवाइडिंग इनसाइट्स एंड अ डायरेक्शन फॉर फर्दर स्टडी। ये एनहेंस करती है एकेडमिक और प्रोफेशनल ग्रोथ को, क्योंकि इसके थ्रू हमारी क्रिटिकल थिंकिंग, रिसर्च थिंकिंग या एनालिटिकल स्किल्स अच्छी तरीके से एनहेंस हो जाती हैं फॉर बोथ एकेडमिक्स एंड करियर्स। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंस है थीसिस राइटिंग का, ये क्लैरिटी और फोकस
देती है, ये गाइड करती है राइटर और रीडर दोनों को ही। ये फाउंडेशन होती है फर्दर रिसर्च की और ये एनहेंस करती है एकेडमिक और प्रोफेशनल ग्रोथ को। अब स्ट्रक्चर क्या होता है थीसिस राइटिंग का? तो एक थीसिस जो होती है वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर को फॉलो करती है ताकि हम प्रेजेंट कर पाए रिसर्च की फाइंडिंग्स को इफेक्टिवली। तो ये इसके की कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है टाइटल पेज, जो कि रिफ्लेक्ट करता है ऑब्जेक्टिव क्या है स्टडी का। टाइटल पेज के अंदर हम लिखते हैं टाइटल, ऑथर का नाम, यूनिवर्सिटी, डिग्री और सबमिशन डेट। फॉर एग्जांपल, अ स्टडी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर, ये होगा टाइटल। सबमिटेड बाय XYZ, XYZ क्या है? ऑथर नेम। फॉर PhD इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है। फिर उसके बाद हम यूनिवर्सिटी लिख देते हैं, फिर ये डेट होती है 2025 में लिखी गई है। दूसरा पार्ट होता है डिक्लेरेशन या सर्टिफिकेट का, ठीक है। तो इसमें हमारी स्टेटमेंट होती है ऑथेंटिसिटी के लिए, ठीक है, जो कि एंश्योर करती है कि जो काम है वो ओरिजिनल है। फॉर एग्जांपल, डिक्लेरेशन में लिखते हैं कि आई डिक्लेयर दैट द थीसिस इज माय ओरिजिनल वर्क एंड हैज नॉट बीन सबमिटेड एल्सवेयर, ठीक है। अभी आप प्रोजेक्ट बनाए होंगे आपने या बनाने वाले होंगे, तो जब आप वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो हम बनाएंगे ना, उसके अंदर पहले टाइटल पेज होता है, फिर डिक्लेरेशन होती है, सर्टिफिकेट होता है, फिर एक्नॉलेजमेंट होता है, फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है। जब आप एक थीसिस लिखते हैं पूरी की पूरी, जब फाइल बनाएंगे ना थीसिस की, तो आप अच्छे तरीके से रिलेट कर पाएंगे वहाँ पे। दूसरे पेज पे हम लिखते हैं डिक्लेरेशन या सर्टिफिकेट। तीसरा होता है एक्नॉलेजमेंट, जो भी एक्सप्रेस करते हैं इसके अंदर हम ग्रेटिट्यूड उन लोगों के लिए जिन्होंने गाइड किया हमको, जो हमारे मेंटर्स रहे हैं या हमारे इंस्टीट्यूशन को और हमारे सपोर्टर्स को। फॉर एग्जाम्पल, आई सिंसियरली थैंक माई एडवाइसर प्रोफेसर ABC फॉर गाइडिंग मी थ्रू दिस रिसर्च। चौथी चीज होती है टेबल ऑफ कंटेंट्स, जिसके अंदर सारे चैप्टर्स होते हैं, सबसेक्शंस होते हैं, पेज नंबर्स के साथ में। फिगर्स और टेबल्स भी हम लिस्ट कर सकते हैं सेपरेटली टेबल ऑफ कंटेंट्स में। फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट, ये कंसाइज समरी होती है थीसिस की, ठीक है। बेसिकली थीसिस है किस बारे में, वो पूरी की पूरी समरी होती है, छोटी सी समरी एब्स्ट्रैक्ट में। इसके अंदर रिसर्च प्रॉब्लम्स को इंक्लूड किया जाता है, मेथोडोलॉजी को, की फाइंडिंग्स को और कंक्लूजन को, ठीक है। तो इसकी टिप है, जब आप एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे होते हैं तो हमको इसको तब लिखना चाहिए जब हमारी एंटायर थीसिस जो होती है वो कंप्लीट हो गई हो। फिर आता है इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हम रिसर्च टॉपिक को डिफाइन करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस लिखते हैं, ठीक है। हम ये क्लियरली बताते हैं कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो क्या है और उसके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल, दिस थीसिस एक्सप्लोर्स द इम्पैक्ट ऑफ AI इन डायग्नोजिंग डिसीजेस एंड रिड्यूसिंग मेडिकल एरर्स। तो हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता दिया, इम्पैक्ट ऑफ AI। अब इसके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या है? डायग्नोजिंग डिसीजेस और रिड्यूसिंग मेडिकल एरर्स। फिर है लिटरेचर रिव्यू, जो कि समराइज कर रही है प्रीवियस रिसर्च को रिलेटेड टू दिस टॉपिक। इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं गैप्स को एग्जिस्टिंग स्टडीज में, ताकि हम जस्टिफाई कर दें कि इसमें रिसर्च की जरूरत क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, प्रीवियस स्टडीज जो होती हैं वो फोकस कर रही थी AI की एफिशिएंसीज पे, बट पेशेंट का रिस्पॉन्स जो है वो हमेशा अंडर एक्सप्लोर्ड रहा है, ठीक है। फिर है मिडिल चैप्टर, यानी कि मेन बॉडी, जिसके अंदर हम रिसर्च के अप्रोच को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, डेटा के कलेक्शन को, एनालिसिस टेक्निक्स को, रिजल्ट और डिस्कशन हो रहा होता है इसके अंदर, जो कि प्रेजेंट करते हैं हम फाइंडिंग्स विद एनालिसिस, टेबल्स एंड ग्राफ्स। एग्जांपल, हमारा AI मॉडल अचीव्ड 92% एक्यूरेसी इन डिसीज प्रोडक्शन बेस्ड ऑन मेडिकल डेटा सेट्स। तो ये मेन चैप्टर है जिसके अंदर रिसर्च के अप्रोच को डिस्क्राइब कर रहे हैं, डेटा कलेक्शन को और एनालिसिस की टेक्निक्स को, ठीक है। ये प्रेजेंट करती है एनालिसिस की फाइंडिंग्स को, टेबल्स को, ग्राफ्स को। नाइन्थ पार्ट होता है हमारा कंक्लूजन का और फ्यूचर स्कोप का, जो कि समराइज, कंक्लूजन में हम समराइज करते हैं कि हमको बेसिकली इस रिसर्च के बाद क्या मिला, हमको क्या पता चला नया, और ये कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है सोसाइटी को। ये तो होता है कंक्लूजन। फ्यूचर स्कोप में हम सजेस्ट करते हैं इंप्रूवमेंट्स को और फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शंस को। फॉर एग्जांपल, फर्दर स्टडीज अगर किसी इस पर्टिकुलर टॉपिक की जाए तो वो एनहेंस कर देंगी AI डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज को यूजिंग रियल टाइम पेशेंट डेटा। अगर पता ना आपको समझ में आया होगा थीसिस राइटिंग क्या क्या होता है, इन 9 चीज़ों को आप लिख के आना, क्या उसके बाद जो आपने समझ रखा है ना वो सब डाल देना कि इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं, लिटरेचर रिव्यू में हम क्या लिखते हैं, मिडिल चैप्टर्स में हम क्या लिखते हैं। और नोट्स की बात करें तो नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं। अगला है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस के अंदर हम लिख रहे होते हैं उन किताबों को, उन रिसर्च पेपर्स को या उन सोर्सेस को जो कि हमने यूज किए हैं अपनी थीसिस रिपोर्ट बनाने के लिए। फिर आता है अपेंडिसेस। अपेंडिसेस के अंदर हम एक्स्ट्रा मटेरियल लिखते हैं, जैसे कि रो डेटा होगा या क्वेश्चनरीज हो गई या कोल्ड स्निपेट्स हो गई, ठीक है। अपेंडिसेस हमको तब लिखने चाहिए जो कि सपोर्ट करेंगे लेकिन फिट नहीं हो रहे होंगे मेन बॉडी के अंदर,
ठीक है। तो एक वेल स्ट्रक्चर्ड थीसिस जो होती है वो क्लैरिटी को इंश्योर करती है, क्रेडिबिलिटी को, रीडेबिलिटी को। वो एक साइंटिफिक रिकॉर्ड की तरह सर्व करती है फ्यूचर रिसर्चर्स के लिए और कंट्रीब्यूट करती है वैल्यूएबल इंसाइट्स इस फील्ड के अंदर। ठीक है। अब होता है सिनॉप्सिस, क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो सिनॉप्सिस एक ब्रीफ समरी होती है, यानी कि संक्षिप्त विवरण होता है रिसर्च प्रोडक्ट्स का जो कि हमने सबमिट किए हैं अप्रूवल के लिए। सिनॉप्सिस क्या है, ये एक ब्रीफ समरी है रिसर्च प्रोजेक्ट का जो कि हमने सबमिट की होती है अप्रूवल के लिए। इसके अंदर हमको एक कंप्लीट ओवरव्यू मिलता है अपने पूरे रिसर्च का, जो कि हेल्प करता है रिव्यूअर को, यानी कि समीक्षक को, कि वो इजीली समझ पाए कि बेसिकली ये जो हमारे पास रिसर्च प्रोजेक्ट है वो है किस बारे में। पर्पस क्या होता है सिनॉप्सिस का, तो ये एथिकल क्लियरेंस देती है रिसर्च अप्रूवल के लिए। फॉर्मल रजिस्ट्रेशन होता है इसके अंदर फॉर डिग्रीज लाइक पीएचडी, और पीयर रिव्यू होता है बिफोर रिसर्च एग्जीक्यूशन। तो ये पर्पस है सिनॉप्सिस के। एथिकल क्लियरेंस में काम आता है, फॉर्मल रजिस्ट्रेशन में, और पीयर रिव्यू में। अब स्ट्रक्चर क्या होता है सिनॉप्सिस का, तो पहले इसके अंदर टाइटल होता है जो कि कंसाइज होना चाहिए और इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। इसके अंदर हमको अननेसेसरी डिटेल्स को अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि इंस्टीट्यूशन का नाम या सैंपल साइज। एग्जांपल, इंपैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मेडिकल डायग्नोसिस, ये बेसिकली टाइटल हो गया। दूसरा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम लिखना चाहिए हमको, और हाइपोथेसिस। तो स्ट्रक्चर, पहले टाइटल लिखेंगे, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम लिखेंगे जिसमें हम डिफाइन करेंगे रिसर्च की प्रॉब्लम्स को, क्लियरली डिफाइन करेंगे रिसर्च की प्रॉब्लम्स को, एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों रिसर्च नेसेसरी है, फिर स्टेट करेंगे हाइपोथेसिस को बेस्ड ऑन प्रीवियस स्टडीज। इसका एग्जांपल क्या है, एआई बेस्ड डायग्नोसिस रेड्यूसेस ह्यूमन एरर इन मेडिकल इमेजिंग। तो ह्यूमन एरर क्या है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। एआई बेस्ड डायग्नोसिस क्या कर रही है, ये मेडिकल इमेजेस में जो ह्यूमन एरर्स आ रहे थे पहले, उनको रिड्यूस कर देती है। तीसरा, सिनॉप्सिस के अंदर एम और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जो कि क्लियरली मेंशन करे 2 से 3 की ऑब्जेक्टिव्स को, और हमें वेब टर्म जैसे कि फर्स्ट एवर स्टडी या फालतू की ये चीजें नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, टू एनालाइज एआई एक्यूरेसी इन डिटेक्टिंग डिसीजेस, टू कंपेयर एआई परफॉर्मेंस विद ह्यूमन डॉक्टर्स। तो हमने एम लिख दिया, इसमें 2 से 3 की ऑब्जेक्टिव्स लिख दिए। फिर आता है रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, जो कि समराइज करेगा प्रीवियस स्टडीज को इस टॉपिक पे, आइडेंटिफाई करेगा रिसर्च गैप्स को जो कि रही हैं पिछली स्टडीज में, और अब जो एडवांसमेंट आया उसके बीच में रिसर्च गैप्स क्या रही हैं, चैलेंजेस को लिखेंगे हम। फिर वो हेल्प करेगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर शेप करने में रिसर्च की मेथोडोलॉजी को। फॉर एग्जांपल, स्टडीज बताती हैं, स्टडी शोज एआई डिटेक्ट डिसीजेस विद 90% एक्यूरेसी बट लैक्स ह्यूमन डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसने प्रीवियस स्टडीज के बेसिस पे रिसर्च गैप्स और चैलेंजेस बता दिए। अगला है, इसके अंदर रिसर्च की मेथोडोलॉजी होती है जो कि कोर होता है सिनॉप्सिस का, यानी कि स्टडी डिजाइन, जैसे कि एक्सपेरिमेंटल स्टडीज रही है, ऑब्जर्वेशन रही है, सैम्पलिंग मेथड्स को हम डालते हैं यानी कि रैंडम स्ट्रेटिफाइड रहे हैं, डेटा कलेक्शन को डालते हैं, एथिकल कंसिडरेशन को डालते हैं। सिक्स्थ होता है रेफरेंसेस। रिसर्च मेथोडोलॉजी का हम क्या रहे होते हैं कि कौन कौन रिकॉर्ड, किस किस के बेसिस पे हमने बोल रहे हैं, रिसर्च हमने किस तरीके से की है। ठीक है, रिसर्च की मेथोडोलॉजी क्या रही है, रिसर्च को हमने किस मेथड के थ्रू किया है। इसका एग्जांपल क्या है, 200 पेशेंट रिकॉर्ड्स एनालाइज्ड यूजिंग एआई बेस्ड मॉडल्स। रेफरेंस, सारे सोर्स जो कि यूज किए गए हैं लिटरेचर के रिव्यू में। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्मिथ जे 2022 एआई इन हेल्थ केयर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। तो इसके अंदर ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, यानी कि नेम और डिजिग्नेशन होना चाहिए रिसर्चर का और उसके गाइड का, इंस्टीट्यूशन की डिटेल्स होनी चाहिए और उसका ऑफिशियल सिग्नेचर होना चाहिए। तो ये है सिनॉप्सिस का पूरा कैसे लिखते हैं। कंक्लूजन क्या है कि एक वेल स्ट्रक्चर सिनॉप्सिस जो होगी वो एंश्योर करेगी क्लैरिटी को, अप्रूवल फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट्स को, और एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करेगी सक्सेसफुल थीसिस के लिए। अगला है टेक्निकल रिसर्च पेपर क्या होता है, उसको लिखते कैसे हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो एक टेक्निकल रिसर्च पेपर एक फॉर्मल रिपोर्ट होती है जिसके अंदर हम नए नॉलेज को प्रेजेंट करते हैं जो कि हमें मिली है थ्रू रिसर्च। ठीक है, टेक्निकल रिसर्च पेपर क्या है, ये एक फॉर्मल रिपोर्ट है जिसके अंदर हम नई नॉलेज जो हमें मिली है रिसर्च के थ्रू उसको डिक्लेयर होते हैं। इसको हमें लिखा जाता है ताकि हम जो हमको नया मिला है उसको शेयर कर पाए एक्सपर्ट्स के साथ, रिसर्चर्स के साथ और प्रोफेशनल्स के साथ। जैसे एक साइंटिस्ट ने कुछ नया डिस्कवर किया, ठीक है, तो वो एक टेक्निकल रिसर्च पेपर लिखेगा जो कि फॉर्मल रिपोर्ट होगी जिसमें वो अपनी जो फाइंडिंग्स हैं रिसर्च के थ्रू, जो उसको नया मिला है, नया सीखने को मिला है, नया ज्ञान मिला है, उसको वो उसके अंदर लिख देगा।
कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं टेक्निकल रिसर्च पेपर की? तो स्कॉलरली होता है वो नेचर के अंदर, यानी कि रिसर्च पेपर जो होती है वो फॉलो करते हैं फॉर्मल और एकेडमिक अप्रोच को और कवर करते हैं साइंटिफिक, टेक्निकल और सोशल टॉपिक्स को। दूसरी चीज, ये हाईली स्ट्रक्चर्ड होते हैं क्योंकि इनके अंदर हम डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, इंटरप्रिटेशन जैसी टेक्निक्स को फॉलो करते हैं ताकि हम अपनी जो खोज हुई है उसको लॉजिकली प्रेजेंट कर पाए दुनिया के सामने। तीसरा, ऑब्जेक्टिव और प्रिसीजन होता है टेक्निकल रिसर्च पेपर है, यानी कि इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, डायरेक्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, और कोई भी पर्सनल ओपिनियन नहीं होता है इसके अंदर। फोर्थ, इसके अंदर फॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि सेक्शंस जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मैथडोलॉजी, रिजल्ट्स और कंक्लूजन होना चाहिए जो कि सिमिलर होते हैं टेक्निकल रिपोर्ट के। फिफ्थ, इसके अंदर विजुअल एड्स का यूज किया जाना चाहिए और टेक्निकल टर्म्स का यूज किया जाना चाहिए, जैसे कि ग्राफ्स हो गए, चैट्स हो गए, स्पेशलाइज्ड वोकेबुलरी हो गई। ये यूज की जानी चाहिए टेक्निकल रिसर्च पेपर में जिससे कि बेटर क्लैरिटी मिल पाए और डेटा रिप्रेजेंटेशन मिल पाए। तो एक वेल रिटन या अच्छी तरीके से लिखा हुआ रिसर्च पेपर जो होता है वो एंश्योर करता है इफेक्टिव नॉलेज शेयरिंग को और हेल्प करता है फील्ड में एडवांसमेंट के लिए। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप पॉज करके, मैं जब भी कुछ बताऊं आपको तो एक बार आप उस चीज को पॉज करके सिर्फ एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब एक रिसर्च पेपर क्या होता है? तो रिसर्च पेपर एक स्ट्रक्चर्ड रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि प्रेजेंट करता है किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग क्या नया मिला है, क्या फाइंडिंग्स रही हैं उसको, फॉर एकेडमिक और प्रोफेशनल पब्लिकेशन। रिसर्च पेपर आते हैं ना, यूनिवर्सिटीज के रिसर्च पेपर आते हैं, उसमें बेसिकली क्या लिखा होता है? उसमें फाइंडिंग्स लिखी होती हैं पर्टिकुलर टॉपिक के बेसिस पे। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो करता है जो कि एंश्योर करेगा क्लैरिटी और क्रेडिबिलिटी को। कंपोनेंट्स क्या होते हैं रिसर्च पेपर के? टाइटल होता है, ऑथर्स और एफिलिएशन लिखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं, मटेरियल्स और मेथड्स लिखते हैं, रिजल्ट लिखते हैं, डिसीजन लिखते हैं, कंक्लूजन आता है 8th पार्ट में, 9th पार्ट एक्नॉलेजमेंट होता है, 10th पार्ट लिस्ट ऑफ सिंबल्स होता है, 11th पार्ट रेफरेंसेस का होता है। टाइटल में हम लिखते हैं कि बेसिकली हमारा रिसर्च पेपर है किस बारे में, वो लिखेंगे। ऑथर और एफिलिएशन में लिखेंगे हम ऑथर का पूरा नाम, उसका डेजिग्नेशन और एड्रेस जो कि जिन्होंने इस रिसर्च पेपर में कंट्रीब्यूट किया है। अब इंटरनेट पे जाइएगा, रिसर्च पेपर टाइप करिएगा, जो भी टॉपिक है इंटरनेट पे जाइए, उस टॉपिक को टाइप करिए, उनका डेमो या ठीक है वो देख लीजिएगा आप। रिसर्च पेपर सैंपल, सैंपल जब आप देख लेंगे ना तो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा बेसिकली कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। एक से रिसर्च पेपर निकाल के देखिएगा। तो पहली चीज होती है टाइटल, दूसरा होता है ऑथर्स का नाम, तीसरा एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि एक छोटी सी समरी दी जाती है कि इस रिसर्च पेपर में बेसिकली हम जानने क्या वाले हैं, ठीक है। फिर इंट्रोडक्शन लिखते हैं, यानी कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लिखते हैं और पर्पस लिखते हैं उस स्टडी का। मटेरियल्स और मेथड्स भी लिखते हैं जो कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को डिस्क्राइब करते हैं, प्रोसीजर्स को डिस्क्राइब करते हैं जो कि हमने यूज किए हैं। फिर इस रिसर्च पेपर में हमको रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट में हम लिखते हैं नई चीजें जो हमको मिली हैं इस रिसर्च के थ्रू, डिस्कस करते हैं, यानी कि एनालाइज करते हैं रिजल्ट्स को, हाईलाइट करते हैं की फाइंडिंग्स को और एड्रेस करते हैं पॉसिबल एरर्स को और लिमिटेशंस को। कंक्लूजन में हम समराइज करते हैं की टेक अवेज को और प्रोवाइड करते हैं रिकमेंडेशन इफ एप्लीकेबल। कंक्लूजन में हम लिखते हैं मतलब जो की पॉइंट्स हैं उनको हम कंक्लूजन में लिखते हैं। एक्नॉलेजमेंट में हम एक्सप्रेस करते हैं ग्रेटिट्यूड उन लोगों के लिए जिन्होंने हमको इस रिसर्च में असिस्ट किया होगा। सिंबल्स की जो लिस्ट होती है उसमें हम एब्रिविएशंस को डिफाइन करते हैं, टेक्निकल सिंबल्स को डिफाइन करते हैं जो कि हमने पेपर के अंदर लिखे हुए होते हैं। रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी में हम बेसिकली ऐसी सोर्सेज को लिख रहे होते हैं, बता रहे होते हैं जिनके थ्रू हमने रिसर्च करी है, ताकि जो रीडर है वो वेरीफाई कर पाए कि बेसिकली इस बंदे ने रिसर्च पेपर जो लिखा है वो कहाँ से लिखा है, ठीक है, क्यों लिखा है, इसकी कोई पहले की हिस्ट्री रही है या नहीं रही है। तो एक वेल स्ट्रक्चर रिसर्च पेपर क्या करता है, वो एंश्योर करता है क्लियर कम्युनिकेशन ऑफ फाइंडिंग्स को और हेल्प करता है एडवांस नॉलेज इन स्पेसिफिक फील्ड में। तो एक सेमिनार क्या होता है? एक सेमिनार एक फॉर्मल मीटिंग होती है जहाँ पे एक्सपर्ट्स और पार्टिसिपेंट्स एक स्पेसिफिक टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इसको कॉमनली यूज किया जाता है एकेडमिक्स में या एकेडमिया में, यानी कि शैक्षिक क्षेत्रों में, व्यापार क्षेत्रों में और उद्योग क्षेत्रों में, यानी कि इंडस्ट्री क्षेत्रों में। अब की फीचर्स क्या होते हैं सेमिनार्स के? ये फोकस करता है पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स के ऊपर हर एक सेशन में,
यानी कि विशेष विषय के ऊपर इसके अंदर फोकस किया जाता है। पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो एक्टिवली डिस्कस कर रहे होते हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं अपनी नॉलेज को। सेमिनार जो होता है ये स्मॉल ग्रुप डिस्कशन होता है और लार्ज स्केल पे इस इवेंट को हम कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। इसको बेसिकली यूज किया जाता है नए रिसर्च को प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने के लिए, नई टेक्नोलॉजी को प्रेजेंट करने के लिए या नए प्रोसेस को प्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सेमिनार ऑन द फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर, जहाँ पे रिसर्चर्स जो होंगे वो स्टडीज को प्रेजेंट करेंगे, एडवांसमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो सेमिनार जैसे कि आप बोलते हैं ना, सेमिनार आपके स्कूल्स में या कॉलेजेस में हो रहा होता है, जहाँ पे एक फॉर्मल मीटिंग होती है, जहाँ पे एक्सपर्ट आता है, ठीक है, और बाकी सारे बच्चे बैठे होते हैं। एक्सपर्ट कुछ टॉपिक के ऊपर बोल रहा होता है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, और जो उसके लिसनर्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के एक्सपर्ट और लिसनर दोनों एक दूसरे से सवाल पूछ रहे होते हैं, एक दूसरे के डाउट्स क्लियर कर रहे होते हैं, ठीक है, या एक स्पेसिफिक टॉपिक को डिस्कस कर रहे होते हैं। इसको सेमिनार बोला जाता है, यानी कि संगोष्ठी। अब बात करते हैं कॉन्फ्रेंस पेपर क्या होता है। तो कॉन्फ्रेंस पेपर एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं प्रोफेशनल गैदरिंग्स में। इसके अंदर हम नई रिसर्च को शेयर करते हैं, नए आइडियाज को शेयर करते हैं एक्सपर्ट्स के साथ। अब हम इंपॉर्टेंस समझते हैं कॉन्फ्रेंस पेपर की। तो कॉन्फ्रेंस पेपर जो होता है वो क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एनहेंस करता है। ये एनकरेज करता है कोलैबोरेशन को और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज को। ये हेल्प करता है प्रोफेशनल्स को कि वो अपडेटेड रहें इंडस्ट्री ट्रेंड्स के हिसाब से। इसके थ्रू हम डेवलप करते हैं डिसीजन मेकिंग स्किल्स को। कॉन्फ्रेंस पेपर इन्फ्लुएंस कर सकता है कंपनी की पॉलिसीज को और उनकी बिजनेस स्ट्रेटजीज को। इसका एग्जांपल क्या है? जब एक रिसर्चर कोई भी पेपर प्रेजेंट करता है तो वो किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बोल रहा होता है। एग्जांपल क्या है? अ रिसर्चर प्रेजेंटिंग अ पेपर ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग एट एन इंटरनेशनल फाइनेंस कॉन्फ्रेंस। तो सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंस पेपर जो होते हैं वो दोनों ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं एकेडमिक और प्रोफेशनल ग्रोथ में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला है 7 C's क्या है बिजनेस राइटिंग की। ठीक है, तो बिजनेस राइटिंग बेसिकली 7 की प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है क्लैरिटी को इंश्योर करने के लिए, प्रोफेशनलिज्म को इंश्योर करने के लिए और इफेक्टिवनेस को इंश्योर करने के लिए। पहली चीज क्या है? कंसिडरेशन, यानी कि सहानुभूति। कंसिडरेशन में हम बेसिकली अंडरस्टैंड करते हैं रीडर्स की पर्सपेक्टिव को, उसकी नीड्स को और उसके इमोशंस को। कंसिडरेशन में बेसिकली हम वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं जैसे कि जो कि शो करें केयर और रेस्पेक्ट को फॉर द रेसिपिएंट। इसका एग्जांपल क्या है कि वी आर ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑन अवर प्रोडक्ट्स। इसको लिखने की बजाय हम लिख सकते हैं यू कैन एंजॉय 20% डिस्काउंट ऑन योर नेक्स्ट परचेज। यानी कि हम दूसरे बंदे को ये दिखा रहे हैं कि हम आपकी केयर करते हैं, इसलिए हम आपको 20% दे रहे हैं। दूसरी चीज है कॉर्टसी, यानी कि पोलाइटनेस, यानी कि विनम्रता। तो जब हम बिजनेस राइटिंग करते हैं तो उसके अंदर पोलाइटनेस होनी चाहिए, वो हमेशा पोलाइट होनी चाहिए और उसके अंदर प्रोफेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए। किसी भी बिजनेस राइटिंग के अंदर नेगेटिव स्टेटमेंट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज क्लैरिटी होनी चाहिए। तीसरा सी है क्लैरिटी, यानी कि स्पष्टता, यानी कि हमको सिंपल, डायरेक्ट और अनएम्बिगस लैंग्वेज का यूज करना चाहिए। हमको कॉम्प्लेक्स टर्म्स नहीं यूज करने हैं किसी भी एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन के लिए। फोर्थ, कॉन्क्रीटनेस होनी चाहिए। फोर्थ सी है कॉन्क्रीटनेस, यानी कि हमको स्पेसिफिक रहना है और कन्विंसिंग रहना है। कॉन्क्रीटनेस मतलब ठोस होना चाहिए, यानी कि हमारे पास फैक्ट्स, फिगर्स, नंबर्स और डिटेल्स होनी चाहिए हमारी बिजनेस राइटिंग में। फिफ्थ सी है करेक्टनेस, यानी कि सही होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। यानी कि बिजनेस राइटिंग जो होती है वो करेक्ट ग्रामर होनी चाहिए, उसके अंदर करेक्ट स्पेलिंग सही यूज करना चाहिए और फैक्चुअल एक्यूरेसी होनी चाहिए। जो भी हम बोल रहे हैं वो शुद्ध होना चाहिए बिल्कुल। हमको राइट टोन यूज करनी है बिजनेस फॉर्मेट के अंदर। सिक्स्थ सी है कंसाइजनेस, यानी कि संक्षिप्तता, यानी कि ब्रीफनेस। हमको अननेसेसरी वर्ड्स या लॉन्ग सेंटेंसेस को अवॉइड करना है बिजनेस राइटिंग में और हमको पॉइंट पे आना है बिना किसी रिपीटिशन के। 7 सी है कंप्लीटनेस, यानी कि हमको पूरी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, यानी कि पूर्णता होनी चाहिए हमारी बिजनेस राइटिंग में। कंप्लीटनेस इन सेंस की सारी नेसेसरी डिटेल्स होनी चाहिए हमारी बिजनेस राइटिंग में और सारे क्वेश्चंस को क्लियरली और डायरेक्टली आंसर होना चाहिए हमारी बिजनेस राइटिंग के अंदर। तो एक वेल रिटन बिजनेस डॉक्यूमेंट जो होता है वो फॉलो करता है इन 7 C's को, ताकि प्रोफेशनल, क्लियर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सके। 7 C's पढ़ लिया होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का कि 7 C's क्या क्या है। ठीक है, तो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा,
भाई एग्जाम से जाने से पहले वीडियो तो देख रहे हैं आप, लेकिन एक बार नोट्स जरूर देख लीजिएगा। अगला है सैलेंट फीचर्स क्या होते हैं रेज्यूमे के। तो एक रेज्यूमे क्या होता है सबसे पहले हम वो समझते हैं। रेज्यूमे जिसको हम सीवी बोलते हैं, ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो कि हाईलाइट करता है किसी भी इंडिविजुअल की स्किल्स को, उसके एजुकेशन को, उसके एक्सपीरियंस को, टू सिक्योर अ जॉब। देखा होगा जब आप जॉब करने के लिए कहीं अप्लाई करते हो तो आप अपना रेज्यूमे भेजते हो। रेज्यूमे क्यों भेजते हो? क्योंकि रेज्यूमे के अंदर आप अपने स्किल सेट डाल रहे होते कि हमको बेसिकली हमारे अंदर ये स्किल्स हैं, हमारी एजुकेशन ये रही है और हमारा एक्सपीरियंस ये रहा होता है। तो एक वेल स्ट्रक्चर्ड रेज्यूमे जो होता है उसके अंदर ये फीचर्स होने चाहिए, यानी कि वो क्लियर और कॉन्साइज होना चाहिए, उसमें प्रॉपर फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, यानी कि सही सेक्शंस का यूज होना चाहिए, सही बुलेट पॉइंट्स का, सही क्लियर हेडिंग्स होने चाहिए। तीसरा, उसकी टोन प्रोफेशनल होनी चाहिए। फोर्थ, वो एरर फ्री होना चाहिए। फिफ्थ, उसके अंदर जॉब स्पेसिफिक कस्टमाइजेशन होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप रेज्यूमे अपने बना के रखा है, मान लीजिए आपका है कंटेंट राइटर का रोल और आप वेब डेवलपमेंट के लिए, आपको कंटेंट राइटिंग आती है, आप वेब डेवलपमेंट के लिए जा रहे हो। ठीक है, तो ये थोड़ी सी डिफरेंट डिफरेंट चीजें होगी ना। तो रेज्यूमे में जो होना चाहिए वो जॉब स्पेसिफिक कस्टमाइजेशन होनी चाहिए उसके अंदर। जिस जॉब के लिए आप बेसिकली अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब से रिलेटेड चीजों को आपको रेज्यूमे के अंदर लिखना है। फिर उसके अंदर स्ट्रॉन्ग समरी होनी चाहिए, यानी कि एक पावरफुल कैरियर ऑब्जेक्टिव लिखना होना चाहिए। सेवंथ, उसके अंदर की अचीवमेंट्स हाईलाइट करनी होनी चाहिए, यानी कि मैट्रिक्स का यूज करेंगे, नंबर्स का यूज करेंगे इम्पैक्ट को शो करने के लिए। तो बेसिकली ये फीचर्स हैं रेज्यूमे के कि वो क्लियर हो, प्रॉपर फॉर्मेटिंग यूज हो रही हो, प्रोफेशनल टोन हो, उसकी एरर फ्री हो, जॉब स्पेसिफिक कस्टमाइजेशन होनी चाहिए उसके अंदर स्ट्रॉन्ग समरी हो और की अचीवमेंट्स में हाईलाइट करें अपनी खुद की। तो ये बेसिकली हमारे पास रेज्यूमे के फॉर्मेट्स हैं। यहाँ पे एक बंदे ने सबसे पहले तो अपना नाम लिखा है, एडवर्टाइजमेंट डाल दिया, उसके बाद कैरियर ऑब्जेक्टिव लिखे हैं उसने, फिर उसने अपनी एकेडमिक डिटेल्स को डाला है, फिर उसकी अपनी प्रोफेशंसी यानी कि स्किल सेट को डाला है, फिर उसने अपनी हॉबीज या इंटरेस्ट को डाला है। ये तो हमारा सिंपल है, ये थोड़ा प्रोफेशनल सा दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे पहले नाम डाला है, फिर उसने डाला है कि किस डिजिग्नेशन के लिए उसने लिखा है, उसके बाद से इंट्रोडक्शन लिखा है, वर्क एक्सपीरियंस लिखा है, कॉन्फ्रेंस और कोर्सेज जो उसने कर रखे हैं वो लिखा है, उसका इंटरेस्ट कहाँ पे, लैंग्वेज कौन कौन सी आती है, एजुकेशन क्या है, उसकी स्किल्स लिखे हैं उसने। तो ये कंप्लीट है हमारे पास पूरा। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हैं हमारे रेज्यूमे के। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला है प्रपोजल्स क्या होते हैं और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो प्रपोजल एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो कि सजेस्ट करता है किसी आइडिया को, किसी प्लान को या किसी प्रोजेक्ट को अप्रूवल के लिए दिया जाता है। जैसे मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है, और मुझे चाहिए कि मेरी कंपनी में थोड़ी सी चीज़ें चेंज होनी चाहिए, जैसे कि कंपनी में कुछ ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, मैं एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट लिखूंगा, एक पेपर लिखूंगा जिसको प्रपोजल बोलता है, अपने हेड को आइडिया सजेस्ट करते हुए या प्लान सजेस्ट करते हुए, प्रोजेक्ट सजेस्ट करते हुए, और उसे भेजूंगा उसके बाद अप्रूवल के लिए। तो प्रपोजल क्या है? एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो कि सजेस्ट करता है आइडिया को, प्लान को, प्रोजेक्ट को अप्रूवल के लिए। इसका एम होता है कि जो रीडर है वो परसुएड हो, और इसके अंदर हम बेनिफिट्स ऑफ फिजिबिलिटी लिख रहे होते हैं प्रपोज्ड वर्क की। प्रपोजल बेसिकली यूज किया जाता है बिजनेसेस में, रिसर्चेज में और प्रोजेक्ट फंडिंग्स में। ठीक है, प्रपोजल मतलब मान के चलो मैंने कोई कंपनी खोलनी है। ठीक है, मैंने कोई कंपनी खोली है, ठीक है, और बट वहाँ कंपनी में थोड़ा सा लॉस हो रहा है, और प्रॉफिट के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये चीज़ हमको अपने हेड तक पहुंचानी है। तो हम एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट लिखेंगे जिसके अंदर हम आइडियाज़ को शेयर करेंगे कि भैया ये चीज़ कर सकते हैं हम सर, और ये प्लान्स रेडी है मेरे पास, आप इसको अप्रूव करेंगे तो ये बेनिफिट्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं राइटिंग ऑफ प्रपोजल के? टू परसुएड, यानी कि कन्विंस करना स्टेक होल्डर्स को कि जो हमारा नया प्रपोजल है वो बेनिफिशियल हो सकता है। दूसरा, अप्रूवल सिक्योर करना, ये ऑब्जेक्टिव होता है इसका। अप्रूवल सिक्योर करना मतलब हम परमिशन लेंगे नए बिजनेस को या नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। प्रपोजल बेसिकली होता है फंडिंग सिक्योर करने के लिए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, इनोवेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट्स को गेन करने के लिए। ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं प्रपोजल राइटिंग के। ठीक है, परसुएड मतलब हम कन्विंस करेंगे स्टेक होल्डर्स को कि हमारा प्रपोजल बेनिफिशियल है इसलिए इसको अप्रूव करो। जब हम अप्रूवल लेंगे तो हम परमिशन लेंगे नए बिजनेस की या प्रोजेक्ट्स की। फंडिंग में कैसे हेल्प करता है? क्योंकि हम फाइनेंशियल सपोर्ट भी उठा सकते हैं प्रपोजल के थ्रू इन्वेस्टर्स से। हम एक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि हम एक सॉल्यूशन प्रेजेंट करेंगे अपने प्रपोजल में
एग्जिस्टिंग इश्यू के रिगार्डिंग। प्रपोजल्स के बेसिस पे हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि हम पार्टनरशिप प्रपोज कर सकते हैं प्रपोजल्स में, कोलैबोरेशंस प्रपोज कर सकते हैं या नई स्ट्रेटजीज प्रपोज कर सकते हैं। बेसिकली प्रपोजल्स इन इन जगह पे काम आ सकता है। अब हमारे पास कितने टाइप्स के प्रपोजल होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रपोजल हैं, हम ये करके समझेंगे। तो पहला है शॉर्ट एंड लॉन्ग प्रपोजल्स। शॉर्ट प्रपोजल्स की बात करें तो शॉर्ट प्रपोजल्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल्स द्वारा लिखे जाते हैं, इसके अंदर लिमिटेड डिटेल्स होती हैं और ये क्विक डिसीजन मेकिंग में काम आ रहे होते हैं। लॉन्ग प्रपोजल्स जो होते हैं वो ग्रुप या टीम के द्वारा लिखे जाते हैं, इसके अंदर डिटेल्ड एनालिसिस होता है और इलस्ट्रेशंस होते हैं। इसको बेसिकली यूज किया जाता है लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए या फंडिंग के लिए। दूसरे टाइप्स के होते हैं सोलिसिटेड एंड अनसोलिसिटेड प्रपोजल्स। सोलिसिटेड प्रपोजल्स जो होते हैं वो रेस्पॉन्स में लेके जाते हैं टू अ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। ठीक है, इसमें बेसिकली हम फॉलो करते हैं क्लाइंट की गाइडलाइंस को और उसके फॉर्मेट को। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी वेंडर को जब पूछती है प्रपोजल सबमिट करने के लिए आईटी सर्विसेज के रिगार्डिंग, तो वो सोलिसिटेड प्रपोजल होता है। अनसोलिसिटेड प्रपोजल क्या होता है, जो कि हम भेजते हैं बिना किसी फॉर्मल रिक्वेस्ट के। सोलिसिटेड प्रपोजल को हमें रिक्वेस्ट के बेसिस पे भेजना होता है, लेकिन अनसोलिसिटेड प्रपोजल वो होता है जिसको हमें फॉर्मल रिक्वेस्ट के बिना ही भेजते हैं। इसके अंदर हम कन्विंसिंग और वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में लिखते हैं इंटरेस्ट गेन करने के लिए। ठीक है, जैसे कि ये एक प्रपोजल लेटर है जहाँ पे हम अपना नाम लिखेंगे, हमारी कंपनी का नाम लिखेंगे, हमारी कंपनी का एड्रेस लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे, फिर किसको लिख रहे हैं उसका एड्रेस डालेंगे, या फिर उसके बाद हम उसको बेसिकली किस रिगार्डिंग लिखना है वो पूरा पूरा प्रोसेस लिखेंगे, उसके बाद अपना नाम और अपना सिग्नेचर देंगे। तो ये तो है। दूसरा ये बिजनेस प्रपोजल है, इसमें पहले हम बिजनेस का नाम डालेंगे, प्रोजेक्ट का नाम डालेंगे, फिर कौन इसको प्रपोज कर रहा है, फिर रिसीवर को डालेंगे, सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। इस तरीके से आप इंटरनेट पे जाइए और वहाँ पे चेक करिए कि प्रपोजल कैसे लिखता है, प्रपोजल है क्या चीज़। तो आप एक पर्टिकुलर प्रपोजल देख लेंगे ना, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक बार देख लीजिएगा पॉज करके आराम से। अगला है स्ट्रक्चर क्या होता है टेक्निकल प्रपोजल का। तो एक टेक्निकल प्रपोजल जो होता है वो डॉक्यूमेंट होता है जो कि आउटलाइन करता है किसी प्लान को किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। टेक्निकल प्रपोजल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है इसके अंदर हम प्लान लिखते हैं किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसको बेसिकली हम यूज करते हैं बिजनेसेस में, रिसर्च में और इंजीनियरिंग फील्ड्स के अंदर। तो मेन पार्ट्स टेक्निकल प्रपोजल के होते हैं। पहला होता है टाइटल पेज, जिसके अंदर हमें प्रपोजल का टाइटल लिखना होता है, रेसिपिएंट का नाम लिखना होता है, ऑथर का नाम लिखना होता है और सबमिशन डेट लिखनी होती है। दूसरा पार्ट है टेक्निकल प्रपोजल का टेबल ऑफ कंटेंट्स, जिसके अंदर हम ओवरव्यू देते हैं सेक्शंस का, जो कि हेल्प करेगा डॉक्यूमेंट को नेविगेशन के लिए। तीसरा लिस्ट ऑफ फिगर्स लिखते हैं, यानी कि लिस्ट ऑफ फिगर्स में हम चार्ट्स इंक्लूड करेंगे, टेबल्स इंक्लूड करेंगे, ग्राफ्स इंक्लूड करेंगे। फोर्थ होता है एब्स्ट्रैक्ट या समरी, यानी कि ब्रीफ ओवरव्यू लिखेंगे हम प्रपोजल का। फिफ्थ पार्ट होता है इंट्रोडक्शन का, जहाँ पे हम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं प्रपोजल्स की पर्पस को। सिक्स्थ होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि हम क्लियरली डिस्क्राइब करेंगे कि क्यों प्रपोजल की नीड है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फिर हम मेथोडोलॉजी, यानी कि कौन कौन सी मेथड्स हमने यूज किए हैं, कैसे इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जाएगा, और डेटा कलेक्शन क्या रही है, रिसर्च मेथड्स कौन कौन से यूज होंगे, रिसोर्सेज कहाँ से कौन कौन से यूज किए हैं, जी हम मेथोडोलॉजी के अंदर लिखेंगे। एट्थ में हम प्रपोज प्लान और एक्टिविटीज को लिखेंगे, यानी कि हम आउटलाइन करेंगे स्टेप बाय स्टेप एक्शंस को प्रोजेक्ट के गोल को अचीव करने के लिए। फिर हम रिकमेंडेशन लिखेंगे, यानी कि सजेस्ट करेंगे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को और ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस को, जो कि हम इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए यूज कर सकते हैं। टेंथ यानी कि कंक्लूजन, इसके अंदर हम की पॉइंट्स को समराइज करेंगे जो हमने पूरी की पूरी इससे अचीव की है और एम्फेसिस करेंगे एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स के ऊपर। सो आई होप गाइस आपको पूरी की पूरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग द वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। जय हिंद, जय भारत। थर्ड यूनिट जो है मैं जल्दी से जल्दी लेके आ रहा हूँ, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। एंड गाइस एक बार नोट्स जरूर देखिएगा और एक बार खुद से जरूर पढ़िएगा, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और जो टॉपिक्स मैंने इसको पढ़ाए हैं आपको इस वीडियो के अंदर, उन टॉपिक्स के बारे में एक बार इंटरनेट पर जाइएगा, उनकी इमेजेस देख लीजिएगा, कैसे लिखते हैं वो देख लीजिएगा, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। वैसे तो मैंने आपको बता रखा है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं और सब चीज़ों में बेसिकली सिमिलरिटी ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है कहीं ना कहीं पे, लेकिन किस तरीके से लिख रहे हैं वो सिमिलर सा ही है थोड़ा थोड़ा। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।